आ जाते हैं कि एसेट्स जो प्रोबेट में इंक्लूड होते हैं। ये मैंने 4 जो पॉइंट्स लिखे हैं इन्हें मैं रीड करना चाहूँगी, बिकॉज प्रोबेट हमें बहुत क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि है क्या। प्रोबेट जो है उसमें रियल स्टेट आपकी 100% प्रोबेट में जाती है, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट्स विदाउट नेम्ड बेनिफिशियरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज जब आप एक बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उसमें आप बैंक अकाउंट TFSA का भी खोल सकते हैं, और ये सब बैंक अकाउंट्स हैं, इनके पर्पसेस अलग अलग हैं। चेकिंग अकाउंट हो सकता है, TFSA हो सकता है, सेविंग अकाउंट हो सकता है, एजुकेशन प्लान हो सकता है, रिफ लीरा, कुछ भी। जो भी रजिस्टर्ड अकाउंट होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, उनमें एज पर द लॉ आप बेनिफिशियरी नहीं रख सकते। नेक्स्ट टू कैन हो सकता है, आप नेम कर सकते हैं कि मेरे बाद ये चीज़ ये, लेकिन वो जो बेनिफिशियरी है वो सिर्फ उसको टेक केयर करेगा, विच मीन्स कि वो वापस एग्जीक्यूटर के पास चली जाएगी चीज़। जो एग्जीक्यूट कर रहा है ना विल में बंदा, वो उसी को इवेंचुअली प्लान करना है, जो आपने बेनिफिशियरी रखा था वो उसके पास कुछ नहीं जाएगा। तो वहाँ पे आपके सेग्रीगेटेड फंड्स आ जाते हैं। जो सेग्रीगेटेड फंड्स होते हैं, सेग्रीगेटेड फंड्स आपको अलाउ करते हैं नेम बेनिफिशियरी का अकाउंट खोलने का। सेग्रीगेटेड फंड्स और म्यूचुअल फंड्स का मैं बहुत बेसिक डिफरेंस बताऊंगी, बिकॉज वैसे इनकी डिटेल्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। आप यूँ समझ लें कि म्यूचुअल फंड्स मीन आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बैंक में, ठीक है, और सेग्रीगेटेड फंड्स मीन्स आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज में। ये दोनों रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं, दोनों अपना अपना काम करें, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। बहुत सी सिचुएशन में आपको सूट करेगा कि आप म्यूचुअल फंड में जाएं। जो कोई बंदा अगर बहुत यंग है, लेट्स से 18 ईयर्स इन देयर एज, और 15 ईयर्स और 21 ईयर्स, मे बी उन्हें म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा सूट करेगा एज कम्पेयर टू सेग्रीगेटेड फंड, बिकॉज म्यूचुअल फंड की ग्रोथ जो है वो अच्छी है और उसकी कॉस्ट जो है वो कम है। इसी म्यूचुअल फंड को जब आप एक अम्ब्रेला में डाल देते हैं, प्रोटेक्शन अम्ब्रेला हम उसे कहते हैं, जिसमें आपका 75% प्रिंसिपल जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है ना। जब भी आप कोई क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ती है, वो कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन इसमें अब आपके पास बेनिफिशियरी आ जाता है। तो क्योंकि इसमें बेनिफिशियरी आ जाता है, दैट मीन्स सेग्रीगेटेड फंड्स जो है वो बाईपास कर जाते हैं स्टेट एंड प्रोबेट को। वो वैलिड इसलिए नहीं है कि आप एज पर द लॉ म्यूचुअल फंड में बेनिफिशियरी नहीं रख सकते। म्यूचुअल फंड एट द टाइम ऑफ डेथ 100% उसे स्टेट में ही जाना है, ये रूल है, ये लॉ है। स्टेट मीन्स जहाँ पे आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज पड़ी हुई हैं, जिसे किसी एग्जीक्यूटर को डिसाइड करना है कि अब ये क्या होगा इन सब चीज़ों का। ये आपके एसेट्स थे तो आपका TFSA वहाँ स्टेट का हिस्सा बन गया। ये जो आपकी लिस्ट है ना, ये सारे इसमें TFSAs भी आ जाएंगे आपके, अनलेस कि उस पर नेम्ड बेनिफिशियरी। जो जब मैं नेम्ड बेनिफिशियरी कहती हूँ तो मेरा मतलब, हाँ नहीं, जॉइंट अकाउंट बिल्कुल अलग डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करेगा, बिकॉज जॉइंट अकाउंट भी म्यूचुअल फंड का जो है ना वो उसमें बेनिफिशियरी की ज़रूरत ही नहीं है, वो अकाउंट ही दोनों लोगों का है, ठीक है। जो आप ना डालेंगे उसमें बेनिफिशियरी पे हो सकता है आपने बच्चों का नाम उसमें डाला भी होगा, वो आपके नेक्स्ट टू कैन है, वो होते हैं आपके, उन्हें क्या, एनवोटांट, द वर्ड दैट दे टिपिकली यूज इन द बैंक फॉर्म, इट्स एनवोटांट। सो एनवोटांट का वर्ड वहाँ पे होगा जिसमें आप बेनिफिशियरी लिखेंगे 50%, 80% समथिंग, लेकिन उसकी एप्लीकेशन सिर्फ इस सिचुएशन में जब आपकी स्टेट पूरी लिक्विडेट हो चुकी होगी 1.5 साल के प्रोसेस के बाद, उसके बाद इट डजंट गो डायरेक्टली, इट हैज़ टू गो थ्रू द स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना इसलिए ज़रूरी है। इट्स सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में वाइफ का भी नाम है, मेरा भी नाम है। हाँ, तो TFSA नहीं हो सकता, RRSP नहीं हो सकता, सेविंग हो सकता है आपका, नहीं आपका चेकिंग अकाउंट हो सकता है, सेविंग चेकिंग अकाउंट आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है, TFSA नहीं हो सकता। हाँ हाँ, तो चेकिंग अकाउंट जो जॉइंट है वो दोनों ऑपरेट कर सकते हैं ना। हाँ, तो उसके अंदर तो बेनिफिशियरी टेक्निकली अगर आप सोचें तो आपको वैसे भी नहीं चाहिए, अनलेस अगर दोनों नहीं रहते हैं किसी सिचुएशन में, तो बच्चों के वो पैसे बच्चे चाहेंगे कि उन्हें मिलें, तो उसके लिए वो स्टेट के थ्रू ही मिलेंगे, वो डायरेक्ट नहीं मिल सकते। चाहे आप अगर जॉइंट अकाउंट है तो दोनों ऑपरेट कर सकते हैं ना। नहीं, वो भी इट हैज़ टू गो बाय द स्टेट, वो 1.5 साल का वेट करना पड़ेगा जब तक वो प्रोबेट नहीं पे। नहीं, उसमें फिर दो चीज़ों को अलाइंड होना भी बहुत ज़रूरी है। येस, इवेंचुअली इट विल, इफ इट्स अलाइंड विद द विल एंड इफ इट्स अलाइंड विद द फॉर्म। जो आपने बैंक में फॉर्म लिखा था वो और आपकी विल जो है ना अलाइनमेंट में बनी होनी चाहिए, तो येस इट विल गो टू द वाइफ। सो वो आपको परसेंटेज उस तरह, लेकिन वो डिसाइड आप तब कर पाएंगे व्हेन यू हैव एवरीथिंग इन वन पेज एंड यू नो कि ये मेरे एसेट्स हैं, ये मेरी, और आपने परसेंटेज डिवाइड की हुई है ना,
कि मैंने 25%, 33%, 42%, तो वो तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ स्टेट एप्लीकेशन होगी उसकी, उससे पहले वो कुछ भी अप्लाई नहीं होगी। तो उससे पहले एक्सपेंसेस कहाँ से करेगी फैमिली? अगर लिविंग स्पाउस है और वो डिपेंडेंट है आपकी इनकम पे, तो उनके वो बेसिक डे टू डे एक्सपेंसेस कहाँ से करेंगे? यू नो, हाउ वुड दे पे द बिल्स? हाउ वुड they cannot access that account, they cannot use that account unless the state gets liquidated. Eventually it will go to them, लेकिन eventually तक पहुंचने के लिए उसकी कॉस्ट बहुत है। सो उस कॉस्ट को एफिशिएंटली प्लान करें ताकि वो चीज़ें उनके पास आराम से पहुंच जाएं। ये जुमला आपका बिल्कुल ठीक है। चाहे आप कुछ देखें, इसीलिए टैक्स फ्रेंडली स्टेट है। इसका मतलब है कि इवेंचुअली वी पे अ लॉट टू द गवर्नमेंट फॉर ऑल द फैसिलिटीज दे आर गिविंग अस। तो उसके लिए फिर सबसे ज़रूरी है कि नॉलेज इज पावर, मेक श्योर यू आर वेल इन्फॉर्म्ड। अच्छा, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। जब बच्चा 18 ईयर्स का होता है ना, तो उस बच्चे के इनकम टैक्सेस बहुत कम होते हैं। जैसे ही आप बच्चे के नाम कोई चीज़ करते हैं तो वो उसका कैपिटल गेन हो गया, वो उसकी इनकम टैक्सेस में रिपोर्ट होगा। तो एकदम से वो उसकी बेचारे की 70,000 की जो इनकम थी ना, जिस पे वो 13% दे रहा था टैक्स, अब आपने उसे बूस्ट कर दिया 51% पे टैक्सेस पे। तो वो इतना टैक्स एफिशिएंट मेथड है नहीं। ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज कुछ सिनेरियोज में वर्क करेगा, लेकिन डिपेंड करता है। नहीं आएंगे इसके लिए दैट्स वेयर वी कम इन। सो आप कभी फुटपाथ पे नहीं आएंगे, फैमिली भी नहीं आएगी, बल्कि दे विल बी एबल टू एंजॉय द मल्टीपल बेनिफिट्स इफ you plan well in advance. How that planning can be done? And I'm coming to that. No, we need somebody's assistance or we can do it ourselves? No, you need a certified planner because Canada mein you cannot access many products unless there's a certified person that you connect with, because you do not even have access to those planning tools. You can learn about them, you can understand them, but you still, for example, अगर आपको TFSA खोलना है तो आप घर पे बैठ के नहीं खोल सकते, आपको फिर भी जाना है किसी के पास। तो वो आपके पास टूल तो अवेलेबल है TFSA का, जो आपको कुछ चीज़ों में प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन उसके लिए यू हैव टू कनेक्ट विद समवन हु इज सर्टिफाइड। TFSA अकाउंट जो है वो वाइफ और हस्बैंड का हो सकता है, दोनों है? नहीं, जॉइंट नहीं हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन अगर उनमें से कोई एक नहीं रहते तो वो बेनिफिशियरी को आफ्टर प्रोबेट एंड आफ्टर स्टेट हैज बीन एड्रेस्ड विद all the tax implications and everything, then the wife can use that. Yes. इंश्योरेंस में जा सकते हैं, सेग्रीगेटेड फंड्स जो हैं वो बाईपास कर जाते हैं प्रोबेट को। सेग्रीगेटेड फंड। सेग्रीगेटेड फंड्स का मतलब है वही म्यूचुअल फंड जो कि बैंक में था, अगर वो म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी में होगा तो वो सेग्रीगेटेड फंड कहलाएगा। उसकी वजह क्या है? उसमें 2-3 चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। जब आप बैंक में कोई चीज़, फॉर एग्जांपल आपके पास नेस्डैक की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बैंक में भी अवेलेबल है, S&P 500 की, वैनगार्ड की, और सेम इन्वेस्टमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं इंश्योरेंस कंपनी में भी। तो इन्वेस्टमेंट तो सेम है, तो आप क्यों एक को प्रेफर करेंगे दूसरे के ऊपर? फॉर एग्जाम्पल, these are all insurance companies. So Sun Life is an insurance company, Manulife is an insurance company, Industrial Alliance is an insurance company, Evari is an insurance company. इंश्योरेंस कंपनीज के जो एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट्स, उनका एक लीगल रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो आपके पैसे जितने इन्वेस्ट करते हैं ना, उनके पास उसका 1.25 इन एसेट्स होना चाहिए। अगर उनके पास उसका 1.25 इन एसेट्स नहीं है तो लीगली दे आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट योर मनी। दैट्स वाई द प्रोटेक्शन कम्स इन। सो दे प्री प्रोटेक्ट यू बिफोर यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स विद दैम। जैसे बैंक्स की कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर मॉर्गेज लेना है तो नेवर गो टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, दे देगा वो भी, लेकिन वो जैसे आप बी लेंडर, सी लेंडर नाम सुन रहे होंगे ना, सो मॉर्गेज उनकी प्रोडक्ट ही नहीं है फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी की। गेट इट इंश्योर्ड फ्रॉम देम, बट दे आर नॉट द राइट पीपल फॉर मॉर्गेज। उसके लिए हमेशा बैंक ही जाएं, बैंक की प्राइम प्रोडक्ट है मॉर्गेज, सो दे कैन प्रोवाइड यू बेटर प्लान्स विद दैट। लेकिन बैंक की जो मेन प्रोडक्ट है वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है जिससे बैंक अर्न करता है, वो अपने इंटरेस्ट से अर्न करता है, राइट? वो लोन से ज़्यादा अर्न करता है। तो इसलिए उनकी जो जिस चीज़ में वो अच्छे हैं उन्हें उसके लिए यूज़ करें, जिस चीज़ में इंश्योरेंस कंपनीज अच्छी हैं उन्हें उसके लिए इस्तेमाल करें। और उसके बाद है जो बैंक अकाउंट्स विदाउट नेम्ड बेनिफिशरीज, मैं इस पे बहुत एम्फेसाइज करना चाह रही थी। हम सबके बैंक अकाउंट्स होते हैं, लेकिन वो जो नेम्ड बेनिफिशरी जब मैं कहती हूँ तो उसका मतलब ही ये कि सेग्रीगेटेड फंड्स, सेग्रीगेटेड फंड्स, राइट? नहीं, सेग्रीगेटेड फंड्स सारे इंश्योरेंस फंड्स नहीं होते। कुछ उसमें रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, विच मीन्स TFSA। ये सेग्रीगेटेड में भी हो सकता है, म्यूचुअल में भी हो सकता है, लेकिन ये रजिस्टर्ड रहेगा दोनों में। The only benefit you have when it goes into the segregated fund is that it would bypass your probate and state liquidation, so the family can enjoy the benefits right away. That's the only difference. Still has to pay probate at the end or no? Not on segregated funds if you have a named beneficiary. बहुत से
आपको इंश्योरेंस कंपनी में जब आप जाएंगे तो ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए उनसे कि जो आप मेरी एप्लीकेशन कर रहे हैं उसमें नेम बेनिफिशियरी डाल, ये उनके पास भी चॉइस है कि वो नेम बेनिफिशियरी डालें या स्टेट को बेनिफिशियरी बना दें। तो यू हैव टू रिक्वेस्ट फॉर द नेम्ड बेनिफिशियरी इन द फॉर्म। तो जब आपने चॉइस ही अपनी नेम बेनिफिशियरी के लिए, तो नाउ येस दिस विल गो टू द फैमिली। So named beneficiary is the key term here that you need to remember whenever you open an account. Always ask for named beneficiary in segregated funds. That's where you have done at least one piece of protection, right? पैसे आपने वो $100 वहाँ पे सेव किए थे, यहाँ भी किए हैं, लेकिन यहाँ पे आपने named beneficiary के साथ कर दिए हैं, तो ये bypass कर जाएगा probate को। उसके बाद है investments held only in deceased name. So any investment, कुछ investments जैसे ना आपका family home, वो husband wife दोनों के नाम पे है, तो वो तो रोल ओवर हो ही जाएगा। लेकिन अगेन क्या वो पहले ही दिन रोल ओवर हो जाएगा? नहीं, यहाँ का लीगल